रोजगार नहीं है, व्यापारों में बहुत दिक्कतें हो रखी हैं। ठीक है, लेकिन उन सब मुद्दे के बाद बीजेपी, अगर हम लोकसभा की बात करें तो तीसरी बार भी वापसी कर, इतने सारे अगर मुद्दे हैं, इसीलिए जो आप फैसले लेने के लिए बिना गठबंधन के मजबूती के साथ खड़े थे। आप 10 वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण कानून तक नहीं ला सके, आप 10 वर्षों में धर्मांतरण का कानून, मजबूत कानून नहीं ला सके। आपने किसानों के हित के अगर वो 3 कृषि कानून बहुत बढ़िया थे तो आपने वापस क्यों लिए? आप तो सरकार हो, किसानों के हित के बिल आपको वापस लेने ही नहीं चाहिए थे। अगर वापस लिए हैं तो उसी के आधार पे हरियाणा की जनता से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जिस तरीके से कांग्रेस का हाथ थाम लिए, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में उनके साथ वापसी कर सकती है? हाँ, लगता तो है, हाथ होगा मजबूत। विनेश फोगाट का एंट्री करना कांग्रेस में एक तरह से बूस्टर डोज है कांग्रेस पार्टी के लिए। और सबसे बड़ी बूस्टर डोज वो होगी यदि कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का समय रहते राजनीति में गठबंधन हो जाता है चुनाव लड़ने के लिए, तब मुझे लगता है ये भाजपा का वहाँ पे सूपड़ा साफ कर देंगे। 19-20 सीटों पे सिमट कर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है, अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता है। हालांकि विनेश फोगाट तब से चर्चा में थी जब से वो जंतर मंतर पर एक आंदोलन के लिए बैठी थी, एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए। अब कांग्रेस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए आप पक्ष रख रहे हैं अपना, लेकिन सवाल उठ रहा है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी 5 से 6 पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी कर रही है। अगर आप में इतना दम था, अगर आप इतना कॉन्फिडेंस है, तो आपको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। इस बात में कितना दम होना चाहिए? तो सरकार बनाने के लिए आप गठबंधन कर सकते हो चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से, तो ये आरोप तो आपके ऊपर क्यों नहीं लगना चाहिए? आप 37 गठबंधनों को कहते हो ये हमारे घटक दल हैं, उनके साथ चुनाव लड़ते हो, तो ये आरोप तो आपके ऊपर भी लागू होते हैं। तो एक पक्ष को चुनाव के मद्देनजर देखते हुए इस तरह के आरोप लगाना एक बचकानी राजनीति मैं इसको कहूँगा। बाकी कोई ये ऐसा नहीं है कि आपको एक परिपक्व राजनीतिक बयान आप दे रहे हो। हम बात करते हैं बीजेपी का हमने देखा कि पिछले दिनों यानी कि बीते कल की बात करें तो 67 टिकट देती है बीजेपी। हालांकि इस टिकट बंटवारे के बाद से पार्टी के अंदर इस्तीफे की मांग उठने लगी, इस लोग इस्तीफे देने लगे, नाराज हो गए लोग। कैसे देखते हैं इसको पूरा? देखिए, नाराजगी का कारण ये होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्षेत्र में काम कर रहा है, पार्टी का मेंबर भी है, पार्टी की सदस्यता लेके काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अपना तन मन धन से सेवा करता है। वहाँ पे लोग जो होते हैं क्षेत्र के वो उस नेता को जानते हैं, वो बीजेपी को नहीं जानते। आजकल जो चुनाव हो रहा है वो किसी पार्टी को देखकर चुनाव नहीं हो रहा। अगर चेहरे को देखकर राजनीति में जीत सुनिश्चित होती तो 400 सीटें मिलती। अब जनता जान चुकी है कि मेरा जो सीवर खुलवाता है वो नेता खुलवाता है जो मेरे पड़ोस में रहता है। वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाता किसी भी पार्टी का, वो सीवर खुलवाने के लिए, नाली साफ ब्लॉकेज खुलवाने के लिए, पेंशन का बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो जनता छोटे छोटे मुद्दों से बड़ी प्रभावित हो रही है। वो नेता उस क्षेत्र में अपनी पकड़ बना लेता है, उसको भी उम्मीद होती है कि मैं जिस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ 15-20 साल से, तो मुझे भी पार्टी ये प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। वो काम तो कर रहा है, जनता से खुश भी है, जनता उससे खुश भी है, लेकिन उसके पास ताकत नहीं है। ताकत कब आएगी? जब वो चुनाव जीतेगा। अजीब तरीके से टिकट करता है कई लोगों का। हालांकि तस्वीरें यहाँ तक की आ गई कि जो मंत्री थे बीजेपी ने उनका भी टिकट काट दिया। क्या ये हार की बौखलाहट है? नहीं, देखिए, ये बीजेपी का अपना एक नेतृत्व का फैसला हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को उम्मीद होती है, जिनको मिलना चाहिए, जिनको जनता चाहती है, पार्टी को उनको टिकट अवश्य देना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं तो सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये छोटे मोटे मनमुटाव, रोना धोना, ये सब होता है टिकट बंटवारे के टाइम पे। जिन लोगों की टिकटें कटती हैं वो रोते हैं, परेशान होते हैं, उनको तकलीफ होती है कि आज हमारे टिकट हमें मिलना था और हमें नहीं मिला, तो दिल तो टूटता ही है कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो बस ड्राइवर से मिले, चाहे ओला ड्राइवर से मिले, चाहे जिस तरीके से वो राजनीति में आजकल वो परिपक्व दिखाई दे रहे हैं, उनका हर कदम एक उद्देश्य के तौर पर देखा जा रहा है राजनीति में। क्या हरियाणा इलेक्शन में फायदा होगा? देखिए, जो गरीबों के साथ खड़ा होता है ना, तो जनता के मन में एक संदेश जाता है कि हाँ, ये जो नेता है ये हमारे साथ में आने वाले टाइम पे हमारे भविष्य को संवारने के सपने पूरे करेगा। लेकिन ये आरोप कांग्रेस पार्टी पे भी लगता है कि जब आप सत्ता में थे तब आपने लोगों का विकास नहीं किया, या लोगों को आपने वो चीज़ें नहीं दे पाई जिनकी वो जरूरत थी उस समय रहते हुए थी। तो जो उस समय पे साधन संसाधन थे उनको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भी भरसक प्रयास किए।
अब जनसंख्या 140 करोड़ हो चुकी है, उस हिसाब से नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापारों में बहुत दिक्कतें हो रखी हैं, ठीक है। लेकिन उस मुद्दे के बाद बीजेपी, अगर हम लोकसभा की बात करें तो तीसरी बार भी वापसी कर, इतने सारे अगर मुद्दे हैं, इसीलिए जो आप फैसले लेने के लिए बिना गठबंधन के मजबूती के साथ खड़े थे। आप 10 वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण कानून तक नहीं ला सके, आप 10 वर्षों में धर्मांतरण का कानून, मजबूत कानून नहीं ला सके। आपने किसानों के हित के अगर वो 3 कृषि कानून बहुत बढ़िया थे तो आपने वापस क्यों लिए? आप तो सरकार हो, किसानों के हित के बिल आपको वापस लेने ही नहीं चाहिए थे। अगर वापस लिए हैं तो उसी के आधार पे हरियाणा की जनता से फैसला वोट मांगिए जाके कि हमने कृषि कानून वापस ले लिया, अब हमें वोट दे दो। अगर जनता आपको वोट देती है तो स्वीकार करना पड़ेगा। हम हरियाणा इलेक्शन में बात करें, लेकिन सवाल ये उठा सोशल मीडिया पे कि जिस तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए, हालांकि लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कि उन्हें राजनीतिक पार्टी का सहारा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या फिर किसी पार्टी के सहारे पे कर रहे थे। तो जांच कराने की ताकत किसके पास है? सरकार में कौन बैठे हैं? ये वही लोग हैं ना जो आज सोशल मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी करने से क्या होता है? अगर ये किसी पार्टी का प्रायोजित प्रोपेगेंडा था तो आपने उठा के उसी टाइम पे जेल में उनको क्यों नहीं डाला? आप डालते, ताकत देखते हैं उसकी भी, उनके साथ कौन सा समाज खड़ा होता है, कौन सी महिलाएं खड़ी होती है। एक महिला का जो यौन शोषण का आरोप लगा रही है कि आरोपी दबंग है, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो दबंग है। मेरे साथ मेरे एफआईआर नहीं होगी, लेकिन एफआईआर हुई ना। यहाँ पे उन महिलाओं के जो पहलवान महिलाएं थी, इनके आरोपों का काट हुई। भाई आप कहते थे वो दबंग है, दबंग का क्या मतलब होता है? वो डर के मारे एफआईआर नहीं होगी। अरे तो क्या न्यायपालिका भी खरीद ली क्या किसी ने? एफआईआर हुई, मुकदमा चल रहा है, आपको विश्वास करना चाहिए कि हमें न्याय मिलेगा। तो ये दोहरी मानसिकता है, आरोप प्रत्यारोप चुनावों के बीच में होते हैं, लेकिन कभी भी महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिकोण को मध्य रखते हुए, नजर रखते हुए आपको इस तरह के बयान नहीं करने चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी को नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। हम हरियाणा इलेक्शन की बात करें तो कोई भी पार्टी 10 साल से ज्यादा वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाई, राज नहीं कर पाई सत्ता में। कांग्रेस पार्टी थी 14 से पहले 10 सालों तक, 14 से स्टार्ट होती है, बीजेपी 24 तक है। तीसरी बार किसकी दिखाई दे रहा तस्वीर? देखो जी, अब ये चलन बदल चुका है कि 10 साल हमारी सरकार, 10 साल तुम्हारी सरकार। ऐसी यूपी में होता था, कभी मुलायम कभी मायावती, ठीक है जी, 5 साल तुम रह लो 5 साल हम रह लो। ऐसे उत्तराखंड में होता था, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। अब ये ट्रेंड बदल चुका है, जनता अपने मुद्दों की बात करती है कि वो अपने राज्य की जरूरत क्या है। आज हर परिवार को पता है मेरा बेटा घर में बेरोजगार बैठा है, इसे सरकारी नौकरी चाहिए। आप जातिगत जनगणना कराने की पार्टियां बात कर रही हैं, आप इस बात की जनगणना क्यों नहीं कराते कि हर परिवार में कितने लोग बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर बैठे हैं? इसके पर कोई चर्चा ही नहीं करता है।